नमस्कार, रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। मन की आंखों से इस कार्यक्रम में हमेशा संदीप भाई आप सबके बीच में आते हैं और अलग अलग विशेषज्ञों को साथ में लेके आते हैं। आप सब तक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आते हैं। लेकिन आज मैं आप सभी के बीच में आई हूँ एक खास मेहमान को लेकर के, जिनकी इंतजार आप सभी को होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बातचीत कर रही हूँ हमारी सिरोही डिस्ट्रिक्ट के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी सुनील गर्ग जी के बारे में। आज आप रेडियो मधुबन के जरिए मन की आंखों से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो दिव्यांग साथी है, उन सभी के लिए सरकार की क्या योजनाएं बनी हुई हैं। अगर इस विभाग से आप दिव्यांग साथियों को सेवा लेनी है या किसी भी प्रकार की समस्या है, आप उन तक पहुंचना है, तो हम कैसे पहुंच सकते हैं, इन विषयों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सुनील गर्ग जी को इस मन की आंखों से कार्यक्रम में। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अमूल्य समय निकाल करके हमारे साथियों से बातचीत करने का आज फैसला किया है। और हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे पूरे जिले में कितने दिव्यांग हैं और वो उसमें से कितने रजिस्टर्ड है। और जब हम दिव्यांग कहते हैं तो बहुत सारे प्रकार के दिव्यांगता को लेकर के लोग रहते हैं, तो कितने प्रकार की दिव्यांगता को आप देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में? जी मैम, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने दिव्यांगों के हितों के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है। जी सर, मैं थैंक यू। बताना चाहूँगा कि हमारे जिले में अभी तक लगभग 11,000 करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, किंतु 7,000 करीब को हमने प्रमाण पत्र वितरित कर दिए हैं। जी। दिव्यांगता अधिकार अधिनियम जो है 2016, उसके अनुसार 21 कैटेगरीज को दिव्यांगता में रखा गया है। पहले केवल 7 कैटेगरी थी, 2019 में बढ़ाकर 21 कर दिया गया। पहले अभी हम देखते हैं कि हमारे समाज में कई जो है तेजाब पीड़ित व्यक्ति होते हैं, कई बोनेपन लिए होते हैं, तो पहले ये लोग दिव्यांग नहीं माने जाते थे। किंतु 2019 में एक सर्कुलर जारी करके सरकार ने बोनेपन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। कोई व्यक्ति यदि तेजाब पीड़ित है तो उसको भी शामिल कर लिया गया है। थैलेसीमिया आदि जो रक्त संबंधित विकृतियां हैं, उनसे संबंधित लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इस प्रकार हम देखें तो कुल वर्तमान में 21 कैटेगरीज है जिनको दिव्यांगता में शामिल किया जा चुका है। जी। इससे पहले सिर्फ जो डेफ एंड डम्ब होते हैं या विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, इनको ही हम दिव्यांग मानते थे। जी मैम, जी मैम। जी सर। तो ये 21 प्रकार के जितने भी दिव्यांग हैं, इनमें से कितने कैटेगरी के लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं? इनमें मैडम अभी हमारे पास जो है विजुअली इम्पेयर्ड भी है, डेफ एंड डम्ब भी है, चलन निशक्तता जिसे कहते हैं वो भी है, सिलिकोसिस को भी इसमें अभी शामिल कर लिया गया है, तो उनके भी हमारे पास हैं। तेजाब पीड़ित वाले हमारे पास अभी नहीं है। बोनेपन के भी हमारे पास 1-2 रजिस्ट्रेशन हुए हैं अभी। तो लगभग देखें तो हमारे पास हर कैटेगरी के है, एक आध कैटेगरी छोड़ दे। ओके, मतलब 18-19 प्रकार के लोग हैं हमारे पास। जी मैम। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि 11,000 लोग रजिस्टर्ड है दिव्यांगता में, लेकिन उनको 5,500 लोगों को सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो ये सर्टिफिकेशन देने का भी कोई प्रक्रिया होती है क्या? उनको कुछ टारगेट्स मीट करना होता है तभी उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है? जी, जो भी व्यक्ति सर्टिफिकेट लेना चाहता है, सबसे पहले उसको ई मित्र पे जाकर आवेदन करना पड़ता है। अगर वो ई मित्र पे नहीं जाना चाहता तो स्वयं के मोबाइल कंप्यूटर से डीएसएपी की साइट है, उस पर जाके आवेदन कर सकता है। उसके लिए जनाधार होना या भामाशाह होना आवश्यक है। जब वो ई मित्र पे जाएगा तो सारी डिटेल भामाशाह से ले ली जाती है और उसके बाद एक प्रिंट आउट निकलता है। उस प्रिंट आउट को लेके संबंधित जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में तो बीसीएमएचओ के पास, और अगर शहरी क्षेत्र में तो पीएमओ के पास जाना होता है। उसके बाद डॉक्टर जो मेडिकल सर्टिफिकेशन करते हैं और मिनिमम 40% रिक्वायर्ड है विकलांगता सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। तो यदि कोई व्यक्ति 40% से ज्यादा विकलांगता रखता है तो उसको सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाता है। मतलब 40% से ज्यादा अगर विकलांगता है? जी मैम। ओके, मतलब अगर किसी को जो विजन है 40% से ज्यादा नहीं दिख रहा है
तो उनको आप दिव्यांग घोषित करेंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे। जी। ओके। सो उसी प्रकार से हर एक दिव्यांगता में यही रूल अप्लाई होता है 40% का? जी। अच्छा, थैंक यू सर। सर, जैसे अभी आपने कहा कि दिव्यांगता ये एक अंग है जिला समाज कल्याण विभाग में, जिनके लिए आप सेवाएं करते हैं। तो दिव्यांगों के अलावा और भी कोई है जिनके लिए आपका विभाग काम करता है? जी मैम, मैं बताना चाहूंगा कि जी। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इसका नाम अभी कर दिया गया है 2007 से। पहले समाज कल्याण जी। विभाग था। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत एक तो बाल अधिकारिता विभाग चलता है, दूसरा चलता है दिव्यांगता विभाग, जिसको DSAP लोग शॉर्ट में कहते हैं, और तीसरा होता है जो अन्य जो वंचित लोग हैं, जैसे हमारे SC ST भाई हैं, OBC हैं, या फिर कोई अन्य जो व्यक्ति हैं जो गरीब है, वंचित हैं, उनके लिए तीसरा विभाग काम करता है। तो इस प्रकार हम देखें तो एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत 3 विभाग काम करते हैं, जिनमें से ये दिव्यांगता जो विभाग है वो भी काम करता है। हमारे जैसे डिपार्टमेंट का लक्ष्य भी यही है, दलिता नाम असमर्थानाम च उत्थानस्य संकल्पनम। तो जो दलित व्यक्ति हैं, जो असमर्थ व्यक्ति हैं, उनके उत्थान के संकल्प के लिए ही हम कार्य करते हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट का मोटो भी यही है। असमर्थ व्यक्ति जो कोई भी है, चाहे से वह आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सभी के लिए हम तत्पर रहते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है सर। जो दिव्यांग है, असमर्थ है, दलित है और जिनका कोई भी नहीं है, उन सभी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन सभी के लिए सरकार ने एक विभाग बना करके एक खड़ी है सहायता करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। सर, हम आगे चलते हुए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी दिव्यांगों के लिए कौन सी योजनाएं अवेलेबल हैं जो वो प्राप्त कर सकते हैं, और वो कहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन में आई हैं? जी मैम, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं बताना चाहूंगा कि यदि हम सेक्टर वाइज लें, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है और अपना रोजगार स्वयं शुरू करना चाहता है, तो सरकार का बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो दिव्यांगों के लिए हमने एक लोन की स्कीम शुरू की गई है। उस लोन की स्कीम में कोई भी व्यक्ति लोन ले सकता है, जिसमें हम उनको 50,000 रुपए तक की सब्सिडी देते हैं, या फिर 50% जो भी कम हो हम उसको देते हैं, और ये 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो 50,000 रुपए सीधे सीधे उनके माफ कर दिए जाते हैं। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी राशि है जो सरकार इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना अंतर्गत पहले ऑफलाइन आवेदन किए जाते थे, अभी 1 जुलाई 2020 से इसको ऑनलाइन कर दिया गया ताकि पारदर्शिता बनी रहे। पहले क्या होता था कि लोग आवेदन कर दे चले जाते थे और उनको जो है रसीद भी नहीं दी जाती थी, तो आवेदन ऑफिसों में पड़े रहते थे, बैंकों में पड़े रहते थे। किंतु अब इसको ऑनलाइन करने के बाद एक निश्चित टाइम फ्रेम में तो करना जरूरी है, और वो जो भी जिस स्टेज पे ये आवेदन रहता है उसका SMS भी लोगों को प्राप्त हो जाता है, तो उनके अपने आवेदन की जो स्थिति है डे टू डे बेसिस से वो जान सकते हैं कि कहाँ पर उनका रुका हुआ है। इसमें हालांकि अभी थोड़ा पोर्टल में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको सुधार किया जा रहा है, बट ये बहुत अच्छी स्कीम है अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट के लिए अपना काम करना शुरू करना चाहता है तो। मतलब अगर कोई दिव्यांग है, अपने घर में छोटा मोटा किराना का दुकान या स्टेशनरी का दुकान रखना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो अपने घर में ही आसपास में कहीं छोटा सा दुकान बना करके अपना जो आय का है वो शुरू कर सकता है। जी 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 जी। दूसरी योजना एक पालनहार योजना है मैम। इसमें कोई भी दिव्यांग दंपति है, या तो वह हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी एक दिव्यांग व्यक्ति हो और उनके कोई संतान है, तो उनके बच्चे को अगर वो स्कूल जाता है, अगर 6 साल तक का तो 500 रुपए प्रति माह, और 6 साल से 18 साल तक 1,000 रुपए प्रति माह इसका हम लाभ देते हैं। इसमें केवल शर्त ये कि वह स्कूल जाना चाहिए। तो एक तरह से देखिए तो ये आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ शिक्षा के उन्नयन के हेतु भी इस योजना के द्वारा हम लाभान्वित करते हैं। जी। तो पालनहार योजना मतलब जो बच्चे जिनके कोई माँ बाप नहीं उनके लिए है, या फिर किसी के लिए भी है? मैडम, मैं इसको एलेबोरेट करना चाहूंगा। पालनहार योजना बेसिकली एक फ्लैगशिप स्कीम भी है राजस्थान गवर्नमेंट की।
इसमें 10 जी। कैटेगरी के लोग होते हैं जो इस योजना में शामिल है, जिसमें जी। अनाथ बच्चे भी हैं, जिनके अगर कोई माता विधवा है तो उनके बच्चे भी है, नाता चाहने वाली महिला के बच्चे भी हैं, दिव्यांग अगर कोई स्पाउस है तो उनके बच्चे भी इसमें शामिल है, कोई सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता की संतान है तो उनके बच्चे भी इसमें शामिल किए गए हैं, अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो गई है तो उनके व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं, कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्ति अगर कोई है तो उनके बच्चे भी इसमें शामिल है। इस प्रकार 10 कैटेगरी के व्यक्ति पालनहार योजना में शामिल किए गए हैं। और मैं आपको इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैम, ये हमारे जिले के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वर्तमान जिला कलेक्टर महोदय श्री भगवती प्रसाद जी ने एक के निर्देशन में एक हमने प्रोग्राम चलाया है, अभी कैंप चलाया है, सामाजिक न्याय आपके द्वार अभियान जी। इस अभियान के अंतर्गत हमने डोर टू डोर सर्वे किया है और इसमें लगभग 2 लाख जो परिवार है उनका हमने सर्वे किया है। और इस योजना अंतर्गत पालनहार योजना, पेंशन योजना, सहयोगोपार योजना एक स्कीम और है, इन तीनों स्कीमों को हमने केंद्र में रखकर एक सर्वे किया है। तो हमने लगभग ऐसे 15,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो इन योजनाओं से कभी जुड़े ही नहीं है। अच्छा। और इस योजना को, इस अभियान को केंद्र में रखते हुए हमारे जो विभाग ने है पूरे राजस्थान में दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं कि सभी जिले इस अभियान को लागू करेंगे अपने यहाँ। तो इस प्रकार हम देखें जो हमारा जिला है दिव्यांग भाई बहनों के लिए और अन्य जो असमर्थ लोग हैं उनके उनके उन्नयन के लिए ये अभिनव प्रयास हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। सरकार योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए डोर टू डोर भी सर्वे कर रही है। दोस्तों, मैं समझती हूँ कि आपके पास भी ये सुविधा मिली होगी, अगर नहीं मिला तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारी सिरोही डिस्ट्रिक्ट के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के पास। सर, अगर किसी भी प्रकार की योजना के लिए अगर आपसे संपर्क करना है तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? जी मैम, हमारे एक राज्य स्तर पर टोल फ्री नंबर भी है, अगर लोग जानना चाहते हैं तो उससे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, विभाग की वेबसाइट बनी हुई है, अगर कोई व्यक्ति जो है विभाग की डायरेक्ट साइट से जाके भी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तीसरा विकल्प है कि यदि कोई लोग विभाग की साइट को सर्च नहीं कर सकते हैं तो सीधे जिला समाज कल्याण जो आप कार्यालय है वहाँ के संपर्क कर सकते हैं। ब्लॉक लेवल पे भी हमारे ऑफिस बने हुए हैं तो वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। और मेरा फोन नंबर भी सभी को लगभग हमने साइट पे डाले हुए हैं, तो कई लोगों के सीधे फोन भी आके हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। और हम जो टाइम टू टाइम जो है कई प्रकार इनका प्रचार भी करते हैं, अखबारों के माध्यम से विज्ञप्ति भी निकालते हैं और प्रचार सामग्री भी हम क्षेत्रों में जाके वितरित करते हैं। जी, इस प्रकार तो बहुत अच्छी कोई भी व्यक्ति संपर्क कर सकता है। जी, हम आपके फोन नंबर्स तो हम शो के अंत में लेंगे। हम आगे चलते हुए बाकी योजनाओं के बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। जी मैम, अगर कोई व्यक्ति अपने पास, किसी के पास यदि कोई उपकरण नहीं है तो हम यहाँ एक चिन्हीकरण योजना नाम से चलाते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी उपकरण के लिए कार्यालय में आवेदन कर सकता है। यदि हमारे पास उपकरण है तो हम तत्काल उनको प्रदान कर देते हैं। अगर उपकरण नहीं है तो हम बाहर से मंगवाकर उनको उपलब्ध करवाते हैं। तो एक योजना ये भी है। एक हमारे पास योजना चलती है आस्था कार्ड स्कीम। आस्था कार्ड स्कीम बेसिकली यदि किसी परिवार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति विकलांग है तो उस व्यक्ति को, उस परिवार को एक आस्था कार्ड इश्यू किया जाता है, इस आस्था कार्ड को एक बीपीएल कार्ड की तरह ही ट्रीट किया जाता है। जिस प्रकार बीपीएल परिवार को सारी सुविधाएं, जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है, जो भी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, वह आस्था कार्ड धारक व्यक्ति को दिया जाएगा। इसी प्रकार एक मोटराइज साइकिल स्कीम है। इसमें सरकार द्वारा अभी वर्तमान में बैटरी चालित साइकिल दी जा रही है, पहले स्कूटी भी दी जाती थी। वर्तमान में जो है कोई भी बालक है, बालिका है, वो स्कूल गोइंग है तो हम इनको मोटराइज साइकिल देते हैं। इसके अलावा वर्तमान में हमारे यहाँ जो सिरोही जिला है, सिरोही जिले में एक एमआर होम शिवगंज में संचालित है, एनजीओ है, उनके द्वारा यदि कोई बच्चा है जो मेंटल रिटायर्ड है, मानसिक विमंदित है, तो वह उस स्कूल में प्रवेश ले सकता है। तो उसका निःशुल्क खाना, रहना और उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। वहाँ पर उन्हीं के अकॉर्डिंग जो टीचर होते हैं वो उनको पढ़ाते हैं। ऐसे ही एक हमारे माउंट आबू में एक स्कूल संचालित है, नेत्रहीन जो बच्चे होते हैं उनके लिए
तो वह भी आवासीय विद्यालय है, वहाँ पर हॉस्टल की सुविधा है और वहाँ पर ब्रेल लिपि आदि के द्वारा जो ट्रेंड टीचर होते हैं उनके द्वारा पढ़ाई जाते हैं। इसके अलावा एक जो संस्था है अभी वर्तमान में आवेदन किया है मंडार में, तो वहाँ भी ऐसे जो मानसिक विमंदित बच्चे हैं उनके लिए भी आवासीय विद्यालय की स्थापना की कोशिश की जा रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जिले के तीनों ही कोनों में जो है एनजीओ द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है मानसिक विमंदित क्षेत्र के लोगों के लिए। जी, तो ये कौन सी एनजीओ है सर जो मानसिक विकलांगता के लोगों के लिए जो सहायता कर रही है? जी, शिवगंज में जो चलते हैं रिद्धि सिद्धि संस्थान करके एक संस्था है, तो वे रन करती है। और माउंट आबू फिरोज नेबजी संस्थान है, उनके द्वारा रन किया जाता है। और मंडार में जिन्होंने आवेदन किया है संस्कार संस्था एक नाम करके चलाते हैं, तो उनके द्वारा ये रन किया जा रहा है। माउंट आबू का कौन सा है सर? फिरोज नेबजी संस्थान है। अच्छा, ओके। फिरोज नेबजी अंधजन पुनर्वास विद्यालय करके एक नाम नैब। जी हाँ जी। तो नैब में हम खास करके यहाँ पर दिव्यांग बच्चे जो देख नहीं सकते हैं उनको ही देखा है, लेकिन मानसिक विकलांग भी यहाँ पे रहते हैं? जी नहीं, मानसिक विकलांग शिवगंज में है और मंडार में है। यहाँ पर केवल दृष्टिहीन बालकों के लिए, दृष्टिहीन बालकों के लिए है। सर, जब हम मानसिक विकलांगता की बातचीत करते हैं तो उनको कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ये मानसिक विकलांग है, उसकी क्या पैरामीटर्स हैं? जी, वही चिकित्सीय प्रमाण पत्र होता है जिसमें 40% से अबोव अगर उनको मानसिक विकलांग घोषित किया गया है तो ही उनको प्रवेश दिया जाता है। तो एकमात्र इसका जो सर्टिफिकेशन का आधार है वो है मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। जी, मतलब क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उनको? सिम्टम्स अगर देखे जाए तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कई बार हम सड़क पे निकलते हैं तो देखते हैं कि कई लोग जो पागलों जैसी हरकत करते हैं, अगर हम जनरल भाषा में कहें, हालांकि मुझे ये भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तो ऐसी हरकतें करते हैं या फिर जो है जिनको घर से बाहर निकाल लेते हैं और वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो भी एक तरह से मानसिक विकलांग हो ही जाते हैं धीरे धीरे। तो कुल मिला के देखते जिस हम जनरल भाषा में कहें तो पागल जो व्यक्ति होता है वो मानसिक विकलांग हम उसको मान सकते हैं। जी, मतलब उनकी जो व्यवहार या रहन सहन एक आम व्यक्ति की तरह नहीं है और वो खुद को भी सही तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं और दूसरों को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, कुछ ऐसा हम कह सकते हैं। जी मैम। जी, तो इस प्रकार के लोग भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, मानसिक दिव्यांगता वाले। ओके जी मैम। सबसे अधिक किस कैटेगरी की दिव्यांगता के लोग हैं सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में? सबसे ज्यादा मैडम हमारे यहाँ चलन निषेधता जो होती है, हैंडीकैप व्यक्ति होते हैं हाथ पैरों से, सबसे ज्यादा आवेदन मिलती है। क्या कारण हो सकता है आप? मैडम मुझे लगता है कि कुपोषण ही एक इसका मुख्य रीजन हो सकता है। हालांकि अभी तो सरकार द्वारा काफी इम्यूनाइजेशन के द्वारा इसके ऊपर काबू पा लिया गया है, फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है कुपोषण एक बड़ी समस्या हो सकती है। हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, तो यहाँ पर समस्या कुपोषण की है। हालांकि दिव्यांगता कोई एक अभिशाप नहीं है, दिव्यांगता शरीर से होती है और दिव्यांग जो लोग होते हैं वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। और मैंने देखा है, मैंने महसूस भी किया है कि जो जनरल लोग होते हैं इनकी अपेक्षा इन लोगों की जो मानसिक शक्ति है वो बहुत मजबूत होती है। ये अपने आप को कहीं से भी कमजोर नहीं समझते हैं और जो व्यक्ति एक जनरल व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति जो काम कर सकता है वो जनरल ये विकलांग व्यक्ति भी कर सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस ने पूरे जीवन चेयर पर रहकर जो जो कारनामे किए हैं वो पूरी दुनिया में जग जाहिर है। कई हमारे शिवगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति है, मेरी अभी 5 दिन पहले मुलाकात हुई थी, वो हमारे नेशनल लेवल पर व्हीलचेयर क्रिकेट खेले हुए हैं। तो मुझे उनसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। हाँ, बहुत प्रसन्नता हुई मैडम। और हमने उनको कलेक्टर साहब से मिलकर अभी 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं, तो उनको राज्यसभा पुरस्कार करने हैं, तो हमने उनको नॉमिनेशन भी भेजा हुआ है। जी, तो ऐसे लोग हमारी नजर में आते हैं तो हम लोग जो है वो खुद को भी प्रेरित करते हैं उन लोगों को, और हमारी कोशिश रहती है कि उनको देखकर और लोग भी जो है प्रेरित हों। मैंने उनसे इस बारे में बात भी की थी कि भाई आप कोई
छोटा सा एकेडमी खोलकर यहाँ पर हमारे दिव्यांग लोग हैं उन भाई बहनों को प्रशिक्षण प्रदान करें, तो और भी लोग हैं, टीम बन के जाए पूरे राज्य स्तर पर, तो एक अच्छा नहीं, हमारे जिले से अगर ज्यादा से ज्यादा मेंबर जाए राज्य स्तर पर या फिर नेशनल लेवल पर, तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात होगी। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करना भी चाहिए। मैम जी, सही बात है सर। मीडिया है भी इसीलिए, और सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी इन जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ही काम करती हैं। हम भी चाहते हैं कि जब भी आप इस प्रकार के लोगों को सामना करते हैं या देखते हैं, तो आप हमें भी मौका दें हम उन तक पहुंचने का, और उनकी इंटरव्यूज करें हम, और बाकी दुनिया के सामने उनको लेके आ सके मीडिया के जरिए। जी मैम, जरूर। जी सर, आगे चलते, और भी कोई योजनाएं हैं जो हमारे साथियों को बहुत लाभदायक हैं? जी मैम, एक दिव्यांग जो व्यक्ति हैं, अगर वो विवाह करते हैं तो उनके लिए एक सुखद दाम्पत्य नाम से योजना चलाते हैं, सुखद दाम्पत्य विवाह योजना, जिसमें पर मैरिज हम 50,000 रुपीज की उनकी सहायता देते हैं, ताकि वे अपने जीवन या की शुरुआत है एक अच्छी तरीके से कर सकें। और ऐसा जो है अगर दिव्यांग लोग जो किसी शादी करते हैं या फिर दिव्यांग लोगों से कोई शादी करते हैं, तो थोड़ी सी जो है आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। हालांकि बहुत छोटी सहायता है, किंतु एक जीवन अगर हम शुरू करना चाहें तो बहुत उनके लिए बहुत अच्छी एक स्कीम है। इसका भी लाभ वो ऑनलाइन आवेदन करके उठा सकते हैं। जी, सही बात है। कोई भी शुरुआत में एक उंगली दे सकते हैं, उससे हमको ही आगे चलकर के अपने पैरों पे खड़े होना सीखना है। हमेशा कोई भी एक सहारा बन के या फिर जिंदगी भर हमारे लिए ऐसा सहयोग दे, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन सरकार ये इतना सब कुछ सोच रही है हमारे दिव्यांग साथियों के लिए, और हर कैटेगरी में और हर एक पहलू में जीवन के वो मदद करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो विवाह है या बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, या युवाओं के लिए अपने पैरों पे खड़े होने के लिए एक लोन दे करके अपना कोई जीवन यापन करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, ये सभी चीजें। इसके अलावा हमारे यहाँ पेंशन योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसमें 750 रुपए प्रत्येक जो दिव्यांगजन व्यक्ति है उनको दिए जाते हैं। तो ये भी एक सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। इसका भी आवेदन ई मित्र के थ्रू जो आवेदन करके इसका लाभ दिया जाता है। अच्छा, ये जो पेंशन है, यूजुअली हम जब पेंशन शब्द सुनते हैं वो तो रिटायरमेंट लोगों के लिए होता है, तो ये जो पेंशन है इसके अवेल करने के लिए, ये इसको प्राप्त करने का क्या पैरामीटर्स है या क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं इसके लिए? इसमें मैडम वही 40% दिव्यांगता होना जरूरी है। और अच्छा। जी, और इसके लिए सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है अप्लाई करने के लिए पेंशन के? जी मैम, सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, जनाधार कार्ड का होना आवश्यक है जी। इन दो का एक इनकम सर्टिफिकेट होता है, और इन तीनों को ले जाकर हम ई मित्र पे जाकर आवेदन करें तो 45 डेज में इनको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। मैक्सिमम 45 डेज है, मिनिमम कितनी हो सकती है, तो इनको। जी मैम। जी, तो 3 चीजों में ये किए है कि 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और तीसरी चीज है जनाधार कार्ड। जनाधार कार्ड, ओके। जनाधार कार्ड और सर्टिफिकेट में क्या अंतर है? जो सर्टिफिकेट है दिव्यांग सर्टिफिकेट, वो केवल दिव्यांग लोगों को लिए ही दिया जाता है, जबकि जनाधार कार्ड जो है, आधार कार्ड जो यूजुअली सभी के लिए होता है, सरकार के द्वारा वो सिटीजनशिप का रहता है। जी, आधार कार्ड मैडम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया कार्ड है, जबकि जनाधार कार्ड राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, जिसको हम पहले भामाशाह कार्ड बोलते थे, वो वर्तमान में जनाधार कार्ड हो। तो ओके, तो नॉर्मली जो आधार कार्ड है वो अलग है, ये जनाधार कार्ड है ये अलग है? जी जी मैम। जी, बहुत अच्छी बात है सर। सो और भी कोई योजनाएं हैं? जी नहीं मैम, ये अभी विभाग द्वारा यही योजनाएं चलाई जा रही हैं। जी इनका जी मैम। सर, मुझे लगता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने दी है, लेकिन अंत में ऐसी कोई चीज है जो हमने पूछ नहीं पाए आपसे, जिसको जानना बहुत जरूरी है, आप बताना चाहते हैं? मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि एक सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की लागू किया गया था, जिसमें दिव्यांगजनों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं,
ये दिव्यांगजन है जो ये जो भी चीज स्कीम चलाई जा रही है, जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वो किसी की रहमो करम पर नहीं है, ये इनका अधिकार है, सरकार द्वारा कानून द्वारा दिए गए अधिकार है। तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी इनको इस प्रकार ट्रीट नहीं कर सकता कि ये सरकार के रहमो करम पर पल रहे हैं। ये इनका अधिकार है, कानून ने दिया है, ये हक से मांग सकते हैं। और मेरा इनसे यही कहना रहेगा कि आप लोग जो है, आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी सामान्य व्यक्ति में नहीं पाई जाती है। आप भले ही शरीर से विकलांग है, किंतु मानसिक रूप से अन्य व्यक्तियों से आप 20 हैं, 19 नहीं है। आप जो भी काम करें अपने दृढ़ निश्चय से करें, जो भी सरकार से लाभ देना चाहे अपने हक से मांगे। अगर किसी भी आपको योजना को प्राप्त करने में, कहीं भी किसी भी योजना को समझने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप सीधे समाज कल्याण ऑफिस से संपर्क करें, या फिर मेरे जो व्यक्तिगत नंबर है आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। इवन हमने एक फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग सिरोही के नाम से। आप अपनी समस्याओं को वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है, वहां पोस्ट कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा जो टोल फ्री नंबर है 1800-180-6127, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा संपर्क पोर्टल चलाया जा रहा है, 181 कॉल सेंटर है। इतने सारे सरकार ने विकल्प दिए हुए हैं जहां से आप अपनी समस्याओं को सीधे पोस्ट कर सकते हैं। सरकार द्वारा साइट, वहां से अपनी जानकारी ले सकते हैं। जी, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्लेटफॉर्म्स रखे हैं आप तक पहुंचने के लिए, ये भी बहुत अच्छी बात है सर। हम आपका नंबर चाहेंगे, जैसे वो आपके व्हाट्सएप के जरिए आपको संपर्क कर सके। आप नंबर बताना चाहेंगे? जी मैम, 850 जी 50 जी 255 39 जी। सर, दूसरा एक और नंबर आप कह रहे थे, टोल फ्री नंबर, उसको एक बार रिपीट करेंगे? जी, 1800 180 6127। जी सर। इसके साथ साथ आबू रोड ब्लॉक में अगर उनको संपर्क करना है इस विभाग से, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? आबू रोड में मैडम अभी वर्तमान में हमारा समाज सुरक्षा अधिकारी का कार्यालय है, किंतु वर्तमान में वहाँ पर कोई पोस्टिंग नहीं होने अभी बंद है। तो आप सीधे जो जिला कार्यालय में वर्तमान में आप संपर्क कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? मेरा दिव्यांगजन और जो वंचित वर्ग के व्यक्ति हैं उन सभी से यही कहना है कि आपके द्वारा, सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो भी योजना चलाई जा रही हैं, उनका सभी का लाभ लें। ये आपका अधिकार है। ये आप किसी के रहमो करम पर नहीं है। आप अपने अधिकार के लिए इन योजनाओं की मांग कर सकते हैं। जो भी कोई समस्या है सीधे जिला कार्यालय आके आप बताएं, या फिर सरकार के जो टोल फ्री नंबर दिए हैं उन पे बताएं। हम आपकी सेवा में हमेशा तैयार हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इतने अमूल्य समय लेकर के हमारे दिव्यांग साथियों के लिए आपने इतनी सारी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारियां दी, और उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी सुविधाओं के बारे में भी जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इट्स माय ऑनर मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो दोस्तों, यहीं पे हम विराम लेते हैं मन की आंखों से इस कार्यक्रम से। अभी तक आप सुन रहे थे सुनील गर्ग जी को। आप सामाजिक न्याय अधिकार विभाग का सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं, तो आप कभी भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी न्याय ले सकते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। नमस्कार।